दोस्तों, चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक राजा और एक गप्पी की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है कि एक राज्य में एक लालची और क्रूर खान राज करता था। उसने अपने राज्य में ढंढोरचियों को भेजकर मुनादी कराई, जो कोई भी खान को बिना कोई सच्ची बात कहे, बिना अटके 40 गप्पें सुनाएगा, उसे सोने से भरी बोरी इनाम में दी जाएगी। लेकिन जो भी कहानी सुनाते समय अटका या उसमें एक भी सच्ची बात कही, उसे काल कोठरी में बंद करवा के भूखा मार दिया जाएगा। शुरू में बहुत सारे हाजिर जवाब लोगों की भीड़ खान की तरफ उमड़ पड़ी, किंतु कोई भी खान को खुश नहीं कर सका और उन सबको सजा भुगतनी पड़ी। हजारों अभागे लोग काल कोठरियों में डाल दिए गए। अंत में गप्पे सुनाकर खान का मनोरंजन करने के इच्छुक लोगों का खात्मा हो गया। खान अपने कक्ष में पलंग पर गहरी उदासी में डूबा लेटा हुआ था। उसे घेरे बड़े वजीर डर के मारे हिलझुल भी नहीं रहे थे। सोने के पालों में उसके लिए अत्यंत स्वादिष्ट पकवान और पेय लाने वाले नौकर दोहरे झुकाकर उसके आगे खड़े हुए थे। खान हाथ के इशारे से खाने हटवा देता और समय समय पर अगल बगल इस तरह देखता कि मारे डर के सबकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती। ठीक उसी समय खान के सजे धजे तंबू घर के सामने भिखारियों का झोला लिए एक हंसमुख चचौड़ी हुई हड्डी जैसा दुबला पतला फटेहाल नंगे पैर लड़का आ खड़ा हुआ। जहां घूमने की मनाही है, यहां क्यों मटर गश्ती कर रहा है? पहरेदार उस पर बरस पड़े। क्या चाहता है? मैं खान को 40 गप्पे सुनाने आया हूं, छोकरे ने तपाक से जवाब दिया। पहरेदार को लड़के पर दया आ गई। भाग जा बेवकूफ, क्यों मुसीबत मोल लेता है? काल कोठरियां तेरे बिना भी खच्चा खच भरी पड़ी हैं। तू जिंदगी से ऊब गया है क्या? घुल घुल कर मरने से तो एक बार में जान गंवा देना बेहतर है। फटीचर ने पहरेदारों को आंख मारकर कहा। क्या तुझे खान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? सैनिकों ने आश्चर्य व्यक्त किया। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, लड़के ने मुस्कुराकर कहा और उसे खान के तंबू घर में पहुंचा दिया गया। खान ने लड़के की फटी टोपी और मैले बिवाइयां वाले फटे पैरों पर नजर डाली और उसके होंठ गुस्से के मारे फड़क उठे। तूने चिथड़ों में खान की नजरों के सामने आने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे पिस्सू की तरह नाखून से कुचल दूंगा। आप नाराज न होइए हुजूरे आलम, नन्हे भिखारी ने खान से नजरें बराबर करके कहा। जल्दबाजी का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। इससे तो मेरी गप्पें सुनकर आप मुझे अशरफियों से भरी बोरी दिलवाने का हुक्म देंगे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। खान गुस्से में तकिए का सहारा लेकर अधलेटा हो गया और भयानक स्वर में फुफकारा, अगर ऐसा ही है तो सुनाओ, मैं सुन रहा हूं। और लड़के ने सुनाना आरंभ कर दिया। मेरे जन्म से कोई 7 बरस पहले की बात है कि मैं अपने 12वें पोते का घोड़ों का झुंड चरा रहा था। एक बार काफी रात गए, मैं घोड़ों को पोखर पर ले गया। सूरज पूरी तेजी से चमक रहा था और इतनी गर्मी थी कि चिड़ियों के पंखों से धुआं उठ रहा था और दुमों से लपटें। इसलिए मुझे झील का पानी तक जमा देखकर बिल्कुल भी अचरज नहीं हुआ। मैं लगा कुल्हाड़ी से बर्फ काटने, पर मेरी कुल्हाड़ी पहली चोट मारते ही टुकड़े टुकड़े हो गई, पर बर्फ बाल जितनी भी नहीं फटी। मैं सोचने लगा अब क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में विचार आया। मैंने कंधों पर से अपना सिर उतारा, गर्दन कसकर पकड़ ली और लगा माथे से बर्फ पर चोटें मारने। थोड़ी देर में आखिर मैंने बर्फ में खड्डा खोद ही लिया। खड्डा इतना बड़ा था कि उसमें कानी उंगली बड़े आराम से जा सकती थी। उसी खड्डे में से मेरे घोड़ों के सारे झुंड ने, जिसमें 1 लाख घोड़े थे, भरपेट पानी पिया। घोड़ों ने पानी पिया और घास चरते हुए इधर उधर घूमने लगे। तब मैं झुंड की ओर पीठ करके बैठकर घोड़ों की गिनती करने लगा कि सब सही सलामत हैं या नहीं। मैंने देखा एक बछेड़ा कम है। आखिर वह गया कहाँ? मैं फंदा लगा डंडा रेत में गाड़कर उस पर चढ़ गया और अगल बगल देखने लगा कि कहीं बछेड़ा तो नजर नहीं आ रहा है। फिर मैंने डंडे के ऊपरी सिरे में छुरा गाड़ दिया। वह कुछ और ऊपर चढ़ गया, फिर भी कुछ नजर नहीं आया। तभी मुझे याद आया कि मुझे बचपन से ही सुइयां चबाने की आदत है। मैंने मुंह में से सुई निकालकर छुरे की मूठ में गाड़ दी। अब जो हो सो हो, और उससे भी ऊपर चढ़ गया।
न जाने पूरे दिन रेंगता चढ़ता रहा या पूरा महीना, पर जैसे ही मैंने सुई के नाके में से झांक कर देखा, खोया हुआ बछेड़ा मुझे फौरन नजर आ गया। उफनते समुद्र के बीचों बीच सुई जैसी नुकीली चट्टान निकली हुई थी। बछेड़ा उस चट्टान पर एक सुम पर खड़ा था और चट्टान के चारों ओर लहरों पर उसका बछेड़ा कूद फांद रहा था। मैंने ज्यादा देर सोच विचार नहीं किया, उंठे पर सवार हो गया और छुरे से छप्पू की तरह खेता समुद्र पर तैरने लगा, पर फिर भी वहीं का वहीं रह गया। तब मैं छुरे की धार पर जा बैठा और डंडे से समुद्र तल पर धक्का मारकर पलक झपकते चट्टान के पास जा पहुंचा, पर डंडा तल में डूब गया, मानो वह लोहे का बना हो। बिना फंदे के बछेड़े को अब कैसे पकड़ूं? मैंने रेत से रस्सी बटी, घोड़े की गर्दन में डाली और उसकी ओर पीठ किए उछलकर काठी पर सवार हो गया। फिर नन्हे बछेड़े को आगे बिठाकर समुद्र पर सरपट दौड़ाता वापस लौटने लगा। मैंने आधा रास्ता ही पार किया था कि घोड़ा एक लहर से ठोकर खाकर गिर पड़ा और डूबने लगा। मैं सोचने लगा कि करम के बलिया पकाई खीर हो गया, दलिया वाली कहावत सच होने जा रही है। पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, जल्दी से सरक कर नन्हे बछेड़े पर बैठ गया और बछेड़े को कंधे से पकड़कर सरपट आगे चल दिया। मैंने किनारे पर बछेड़े को पेड़ से बांधा ही था कि अचानक एक खरगोश डाल पर से मेरे पैरों के आगे आ कूदा। मैं उसके पीछे भागा, खरगोश बाएं भागा, मैं दाएं, खरगोश तेज भागा। मैं उससे भी तेज भागते भागते मैंने खरगोश पर तीर चलाया। तीर की नोक सीधी खरगोश की नाक पर लगी और तीर उछलकर वापस मेरे हाथों में आ गया। मैंने तीर को भोयरा सिरा आगे करके छोड़ा। एक दिन बाद वह जाकर खरगोश को लगा और उसे लिए चट्टान में धंस गया। मैंने खरगोश की खाल उतारी, उसकी चर्बी बुरछी और अलाव जलाने के लिए पल्ले में मेंगनियां इकट्ठी करने लगा। पर इसी बीच यह क्या हुआ? मेरा बछेड़ा हिनहिनाया दुबक कर फूतकार करने लगा और हवा में ऊपर उठने लगा। मैं पहले तो आश्चर्यचकित रह गया, पर मेरी समझ में फौरन आ गया कि मैंने घोड़े को पेड़ से नहीं, हंस की गर्दन से बांध दिया था। मैंने मेघनियां जमीन पर फेंक दी और सिर पर पैर रखकर बेचारे घोड़े को खोलने भागा, पर मेघनियां चहचहाती, पंख फड़फड़ाती ऊपर उड़कर बादलों तक जा पहुंची। मैं उन्हें देखता रह गया। मालूम पड़ा मैंने पल्ले में बटेर और भरत पक्षी भर लिए थे, हालांकि मेरे पास जलावन नहीं रहा था। फिर भी मैंने आखिर अलाव सुलगा ही लिया। फिर मैंने तांबे के नए देग में खरगोश की चर्बी डालकर आग पर रख दिया। फिर मैंने देखा मेरा नया देग छू रहा है, उसकी दीवारों में से चर्बी की मोटी मोटी धारें बह रही हैं। थोड़ी देर में शायद उसके पैदे में कुछ नहीं बचेगा। मुझे चर्बी को छेददार देग में उलटना पड़ा और बेशक उस देग में से एक भी बूंद चर्बी नहीं टपकी। हाँ, याद आया, पिछली चर्बी से मैंने 10 मशकें भर ली थीं। फिर मुझे चर्बी अपने जूतों पर मलने की सूझी। चर्बी केवल एक जूते के लिए ही काफी रही, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बची। रात को सोने के लिए मैं देग के नीचे दुबक गया और ऊँघने लगा। कच्ची नींद में अचानक सुनाई दिया शोर हो हल्ला मचा हुआ है, मार पिटाई हो रही है। मैं डर के मारे झट से उठ खड़ा हुआ। ये तो मेरे जूते आपस में लड़ रहे थे। बिना चर्बी मला जूता अपने भाई को दबोचे बड़ी बेरहमी से उसे पीटे जा रहा था। ले लालची, यह ले, अब तुझे मालूम पड़ेगा कि अपना और पराया हक हड़पना क्या होता है। क्या मेरे लिए तू जरा सी भी चर्बी नहीं छोड़ सकता था? मैं लड़ाकों को अलग करने लगा। अरे बस भी करो झगड़ालुओ, जाने से बाहर हुए जा रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है, मिले दो अक्लमंद होगा जरूर फायदा, मिले दो बेवकूफ हो गए दोनों के दोनों बाजार बंद। उन्हें बड़ी मुश्किल से चुप करा पाया। उन दोनों को मैंने पास में ही रख लिया, एक जूता दाई बगल में, दूसरा बाईं बगल में दबा लिया और फिर सो गया। सुबह नींद खुलने पर देखा बिना चर्बी मला जूता गायब है। रूठ कर चुपचाप भाग गया। मैंने बचा हुआ जूता दोनों पैरों में पहना और भगोड़े का पीछा करने लगा। दिन भर भागता रहा, पूरे साल भागता रहा, पर दूसरा जूता किसी तरह हाथ नहीं आया। भागता भागता किसी गांव में पहुंच गया। वहां तो भीड़ ऐसी लगी हुई थी कि अंत ही नजर नहीं आ रहा था। लोगों का तांता बंधा हुआ था। कोई सांड पर आ रहा था, कोई गुबरैले पर, कोई कांटा चूहे पर, कोई सांप पर, कोई पहाड़ी बकरे पर, तो कोई सारस पर। दावत शुरू हुई। मैंने पूछा, दावत किस खुशी में हो रही है? जवाब मिला, चहलुम का खाना है न कि दावत। किसका चहलुम है? बाई के बेटे का।
वह कोई 7 बरस पहले चरागाह में रेवड़ हाँक कर ले गया था और तब से लापता है। नौकर मेहमानों को गोश्त की रकाबियां परोसने लगे, तभी उनके बीच मुझे नजर आ गया। पूछिए कौन? अपना भागा हुआ जूता। मैं खुशी के मारे चिल्ला उठा। उसने मेरी आवाज सुन मुड़कर देखा और स्तब्ध रह गया। रकाबी गिरते गिरते बची, शायद इस डर से कि कहीं उसे भागने के लिए मार न पड़ जाए। वह मुझे रकाबी के बाद रकाबी परोसने लगा और बराबर कहता रहा, तुमने मेरे लिए जरा सी भी खरगोश की चर्बी नहीं छोड़ी, जबकि तुम्हें कुछ भी देते मेरा दिल नहीं दुखता है। उसने मेरे आगे तंबू जितना ऊंचा खाने का ढेर लगा दिया। मैं मन ही मन खुश होने लगा। अब मैं अपने हिस्से का भी खा लूंगा और अपने सारे रिश्तेदारों के हिस्से का भी। मैंने दोनों हाथों में गोश्त उठाया और मुंह पूरा खोलने की तैयारी कर ही रहा था कि भौचंका रह गया। मेरे मुंह की तो बात ही छोड़िए, सिर तक नहीं था। मैं उसे झील पर बर्फ में खोदे गड्ढे के पास छोड़ आया था। मैंने जूतों से विनती की, मेरे लाडलो जरा लपक कर मेरा सिर ला दो, इनकार मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर चुकाऊंगा। जूते मेरा काम करने लपके और मैं बैठा इंतजार करता रहा। जब तक मैं इंतजार करता रहा, मेहमानों ने अपने मुंहों को जरा भी आराम नहीं करने दिया। सारा गोश्त चटक गए और ऊपर से रकाबियां भी खा गए। मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं बचा। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा। पर मैंने सिर कंधों पर जमाया ही था कि बादल घिराए और आकाश से खरबूजे गिरने लगे। मैंने एक खरबूजा काटना चाहा, चाकू उसमें घुसेड़ा, पर शायद ताकत जरूरत से ज्यादा लगा दी। चाकू खरबूजे के अंदर गुम हो गया। चाकू ढूंढकर ही रहूंगा, चाहे उसकी खातिर मुझे अपने पेट में ही क्यों ना घुसना पड़े। मैंने कसम खाई। मैंने अपना कमरबंद खोला, उसका एक छोर पकड़ा और सिर के बल खरबूजे में गोता लगा दिया। मैंने अथक खोज में कई दिन बिताए, जूते घिस डाले, पोस्तीन का कोट तार तार हो गया, पर चाकू मिला ही नहीं। अचानक मुझे एक आदमी मिला। क्या कर रहे हो? उसने पूछा। चाकू ढूंढ रहा हूं। बेवकूफ हो और बेवकूफ ही रहोगे। अजनबी चिल्लाया। दिमाग में क्या भूसा भरा है जो चाकू ढूंढ रहे हो? मैं तो 7 साल से यहां अपने बकरों का रेवड़ ढूंढ रहा हूं, पर अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूं। मैं फौरन समझ गया कि मेरे सामने वही बाएं का बेटा है जिसके चेहलुम का खाना मैंने हाल ही में खाया था। मैंने उससे कहा, गालियां बकने और बेकार का झगड़ा मोल लेने से तो बेहतर होगा कि तुम बकरों पर थूक दो और जल्दी से अपने अभागे माँ बाप के पास लौट जाओ। यानी तुम्हें मेरे बकरों से मेरे माँ बाप ज्यादा प्यारे हैं। बाएं का बेटा गुर्राया और उसने झट से मेरी दाढ़ी 5 उंगलियों में दबोच ली। मुझसे सहा न जा सका। मैं भी उससे उलझ गया और लड़ाई छिड़ गई। हमारे झगड़ने से खरबूजा हिलने लगा और सारी दुनिया पे लुढ़कने लगा। लुढ़कता लुढ़कता ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जा चढ़ा और यही उसके 2 टुकड़े हो गए। पहाड़ से बाएं का बेटा कहाँ गिरा मैंने नहीं देखा, पर मैं सीधा झील के किनारे पर जा गिरा, जहां अपना घोड़ों का झुंड छोड़ गया था। गिरा इतने जोर से कि जमीन धंस गई, पर मैं सही सलामत था। न जाने क्यों अचानक मुझे प्यास लगी, शायद उसी तरह गोश्त के कारण जिसे चेहलुम में छक भी नहीं पाया था। मैंने बर्फ में खोदे गड्ढे में सिर डाला और लगा पानी पीने। मैंने सारी झील पी डाली, पर प्यास बुझी ही नहीं। मैंने उठने की कोशिश की, पर किसी तरह उठ ही नहीं पाया। मुझे फौरन पता नहीं चला कि मामला क्या है, पर मालूम पड़ा कि बात बहुत मामूली है। जब तक मैं पानी सड़कता रहा, मेरी मूंछों के इर्द गिर्द 60 जंगली बतखें और 70 कलहंस जमकर चिपक गए थे। इतनी जंगली चिड़ियों का मैं क्या करूंगा? मैंने सोचा। मैंने सारी चिड़ियां कांख में दबा ली और बाद में उनके बदले में एक सारस ले लिया। और आपको इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि हालांकि वह सारस ऊंट से भी काफी ऊंचा था, पर कुएं का पानी बिना गर्दन झुकाए पीता था। तब तो जरूर वह कुआं बहुत ही उथला होगा। खान लड़के को कम से कम कहानी के अंत में गड़बड़ाने के इरादे से अचानक चिल्ला उठा। हो सकता है। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उसमें भोर में फेंका हुआ पत्थर केवल रात होते होते ही पानी तक पहुंच पाता था। लड़के ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया। इसका मतलब है तब दिन छोटे होते थे। खान अपनी बात पर अड़ गया। हाँ, शायद दिन जरूर छोटे होते थे। अगर ऐसे एक दिन में भेड़ों के रेवड़ पूरे राज्य को एक छोर से दूसरे छोर तक पार कर लेते थे। तुरंत उत्तर मिला। खान का चेहरा फक हो गया और वह होंठ चबाने लगा
और फटीचर ने कहानी का अंत इस प्रकार किया। हुजूर आलम, मैंने आपकी इच्छानुसार 40 गप्पें सुना दी है। अब ईमानदारी से मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए, और अगर आपको अपने खजाने की कोई परवाह नहीं है तो मैं 40 बार और 40-40 गप्पें सुनाने को तैयार हूं, क्योंकि बात में से बात वैसे ही निकलती है जैसे नेकी से नेकी। मुंह बनाते हुए खान ने वजीरों को संकेत किया और वे बोरी में अशरफियां भरने लगे, और ज्यों ज्यों बोरी फूलती गई त्यों त्यों खान पर लालच हावी होता गया। बोरी लगभग पूरी भरी ही थी कि अचानक गरीब लड़के ने अपना गंदा हाथ उठाया और फिर बोल उठा। खान, उसने कहा, मैं सोना लेने से इनकार करता हूं, इसे आपके पास ही रहने दीजिए। इसके बदले में मेरी केवल एक इच्छा पूरी कर दीजिए। आपकी काल कोठरियों में जो कैदी सड़ रहे हैं, बस उन्हें आजाद कर दीजिए। फटीचर की बात सुनकर खान मानो पागल हो उठा। वह चीख मारकर बोरी की तरफ ऐसे लपका जैसे गिद्धमरे जानवर पर। खान बोरी को बाहों में कसकर उसे चिमट कर बैठ गया। वजीर फौरन सारी बात समझ गए। खान अपना फैसला कर चुका था और वे चाबियां घनघनाते जल्दी से जेल के ताले खोलने दौड़ पड़े। सारी काल कोठरियां शीघ्र ही खाली हो गईं। गप्पें सुनाने वाला भिखारी बालक भी कहीं गायब हो गया, पर खान को किसी भी तरह अशरफियों की बोरी से अलग न किया जा सका। वह 3 दिन बाद मर गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।